देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग मैथ्स में क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग मैथ्स में स्टार्ट करेंगे रेशियो। ठीक है, ये मतलब चैप्टर का नाम जो है दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, लेकिन अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे रेशियो से। और रेशियो तुम लोगों ने सभी ने कभी ना कभी तो किया होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं किया। अच्छा, मैंने एक सेकेंड जैम बोर्ड ही नहीं ओपन किया था। तुम लोग रेशियो के बारे में तब तक मुझे कुछ बताना चाहो तो बोल सकते हो कि रेशियो कभी ना कभी तो किया होगा स्कूल में। 5, 6, 7, 8 में रेशियोस नाम तो सुना होगा ना। रेशियो क्या होता है बोल सकते हो? ম্যাম বলবো, হ্যাঁ, বলো না। হয়তো ধরুন কোন একটা, ধরুন কোন দুটো বন্ধু আছে, তার মধ্যে একজন 100 টাকা পেলো, হুম, দুজনের মধ্যে ধরুন 3:2 তে ভাগ করে নিল, এটাই রেশিও। মানে এর মধ্যে রেশিও কোনটা হলো? 3:2 মানে একজন 60 টাকা নিল, একজন 40 টাকা নিল, 3:2 এটা রেশিও। हाँ, ठीक है, सही हुआ है। देखो तो ये तो एक एग्जाम्पल है। अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी के मतलब टोटल, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग को टोटल, তুমি কত টাকা বললে বলো, টোটাल কত টাকা আছে বললে? 100 টাকা, 100 हाँ, টাকা। टोटल मान लो 100 रुपीज है, और ये 100 रुपीज अगर हम लोग दो जन में बांटना चाहते यानी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, जैसे मान लो एक जन को मिला 60 रुपीज और एक जन को मिला 40 रुपीज, अगर ऐसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस डिस्ट्रीब्यूट का हम लोग रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक जन को 60 मिला और एक जन को 40 मिला, और इसको अगर हम लोग ऐसे एक साइन से डिनोट करते, ये साइन तुम लोग को पता है, इसको रेशियो साइन बोला जाता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसे रेशियो ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से 3:2 हो गया। इसका मतलब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3:2 रेशियो में। और मान लो अगर हमें बता दे कि 100 रुपीज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 100 इंटू गुड इवनिंग और गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो जस्ट हम लोगों ने रेशियो स्टार्ट ही किया है। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग के पास टोटल 100 रुपीज है, ठीक है, और उसे अगर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? मतलब टोटल अमाउंट कितना होता है, अगर सिर्फ रेशियो पता है, मान लो ये नहीं पता है, ठीक है, तो देन टोटल कितना है, रेशियो का टोटल कैसे कैलकुलेट करते? 3+2 यानी कितना हो गया, 5। ठीक है, तो एक पार्ट है 3/5 एंड अदर 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5। तो 3/5 का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 60, और ये देखो 2/5 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हो गया, 3/5 का मतलब है कि टोटल 5 में, आउट ऑफ 5, 3 रुपीज मान लो ए और बी नाम दे देते हैं। ठीक है, टोटल 5 रुपीज में 3 रुपीज ए के पास है, टोटल 5 में 2 रुपीज बी के पास है। ठीक है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड दे रहा है। ठीक है, जैसे तुम लोग का एक स्टैंडर्ड होता है ना कि अगर पास करना है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% लाना पड़ेगा। हम प्रोफेशनल कोर्सेज का बात कर रहे हैं, तुम लोग का कॉलेज या स्कूल का बात नहीं कर रहे हैं। 40% लाना पड़ेगा और एग्रीगेट में 50%। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया। उसी तरह से देखो, यानी अगर टोटल 5 रुपीज है तो टोटल 5 रुपीज में से पहले वाले पर्सन को 3 रुपीज मिलना चाहिए, तो वन में कितना मिलना चाहिए, 3/5। यूनिटरी मेथड तुम लोगों ने सभी ने कभी ना कभी तो किया होगा ना। अगर रुपीज 5 है तो उसमें से मतलब पार्ट ऑफ 5 में से पार्ट ऑफ 3 जो है वो ए का राइट्स है। ठीक है, तो वन वन पार्ट का राइट्स कितना होगा, कम हो जाएगा 3/5। तो 100 पार्ट्स का राइट कितना होगा, 100 × 3/5। तो बेसिकली रेशियो इस तरह से ही आया हुआ है, यानी 60 और 40। मतलब अगर हमें टोटल वैल्यू पता रहे और हमें रेशियो पता रहे तो हम लोगों में उस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, चाहे वो रुपीज हो, चाहे वो नंबर ऑफ फ्रूट्स हो, चाहे कुछ और हो। या फिर अगर हमें ये बता दिया गया है तो हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे थे कि रेशियो क्या होता है।
यहाँ पर देखो वही चीज बोला है कि यहाँ पर देखो क्या बोला है, वी यूज रेशियो इन मेनी वेज इन प्रैक्टिकल फील्ड्स। ठीक है, जैसे कि देखो अभी जो तुम लोगों ने एग्जांपल मुझे दिया ना, मैंने उसी से ये वाला पूरा चीज ही बता दिया। इट इज गिवन दैट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द गिवन रेशियो। ठीक है, कुछ एक सर्टेन सम ऑफ मनी हम लोगों ने डिवाइड किया है 3 पार्ट में गिवन रेशियो में। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने जैसे एग्जाम्पल मुझे शुभजीत ने दिया कि 3:2 में ऐसे डिवाइड किया, तो वो 3 पार्ट था, यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा 2 पार्ट का बना। अगर फर्स्ट पार्ट इज गिवन देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल अमाउंट। अगर मान लो हमें ऐसे बता दे कि फर्स्ट पार्ट गिवन है, जैसे मान लो हमें बता दिया कि 60 रुपीज ए को मिला है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, तो टोटल अमाउंट बताओ, तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें बता दे इन केस, अगर मान लो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताया जा रहा है स्कूल में कि स्कूल में कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज आल्सो गिवन, और कितने टोटल स्टूडेंट्स है क्लास में वो भी बता दिया गया है, देन वी नो द नंबर ऑफ एंड इफ वी नो द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, और अगर हमें ये भी पता है कि कितने बॉयज है स्कूल में, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट स्कूल बाय यूजिंग रेशियो। मतलब बेसिकली रेशियो को यूज करके हम लोग सारे चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर टोटल वैल्यू हमें ढूंढना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म ऑफ पर्सन हो, इन टर्म ऑफ रुपीज हो, या कुछ और हो। ठीक है, और अगर हमें इंडिविजुअल भी कैलकुलेट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। ये होता है रेशियो का यूज। ठीक है, ये क्या हुआ, ये यूज हुआ रेशियो का। ठीक है, कि रेशियो को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, रेशियो है क्या, रेशियो बेसिकली एक कंपैरिजन है ना। ये क्या कंपेयर हुआ, ये कंपेयर हुआ कि ए को बी से ज्यादा मिला है, ऐसे बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो बी को ए के रेस्पेक्ट में कम मिला है। दोनों तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, कि ए को बी से ज्यादा मिला है या फिर बी को ए से कम मिला है। कितना ज्यादा मिला है, 20 ज्यादा मिला है, और कितना कम मिला है, 20 कम मिला है, ऐसे बोल सकते हैं। ये कंपैरिजन करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, टू और मोर क्वांटिटीज, जैसे यहाँ पर हम लोग 2 क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हाँ मेन पॉइंट है सेम काइंड होना चाहिए, सेम काइंड होना चाहिए। जैसे सेम काइंड का मतलब जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, ये देखो, सेम काइंड का मतलब क्या होता है वो बताते हैं। देखो सेम काइंड, ये वाइटल पॉइंट होता है। ठीक है, सेम काइंड, ये मेन पॉइंट है। जैसे अगर हम लोग रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या करें, कंपेयर करें। मान लो एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में बॉयज हैं 10, ठीक है, क्लास में मान लो, या फिर स्कूल में, और गर्ल्स है मान लो 15। ठीक है, तो हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। किस चीज का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। तो अगर बॉयज एंड गर्ल्स कर रहे हैं तो बॉयज इज टू गर्ल, तो यहाँ पर हो जाएगा 10:15। ठीक है, तो ये हो गया 2:5, सॉरी 5 नहीं 3। ठीक है, और अगर हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो हमें पहले गर्ल्स लिखना पड़ेगा देन बॉयज लिखना पड़ेगा। तो 15:10 यानी ये हो जाएगा 3:2। ठीक है, अब अगर हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग ये रेशियो बनाना चाहते हैं कि स्कूल में, ठीक है, बॉयज हैं 10, ठीक है, और वेट या फिर हाइट ले लो, ठीक है, हाइट है मान लो, एवरेज हाइट है मान लो 5 फीट। ठीक है, तो क्या ये चीज हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कंपेयर किए कि 15 गर्ल्स के बेसिस पे 10 बॉयज है, ठीक है, या फिर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 10 बॉयज के अगेंस्ट में 15 गर्ल्स है। लेकिन क्या नंबर ऑफ बॉयज के साथ हाइट ऑफ बॉयज, हम लोग मान लो बॉयज का ही हाइट लिखा है मैंने, तो क्या बॉयज के साथ हाइट का, नंबर ऑफ बॉयज के साथ हाइट का कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि रेशियो तो हमारा एक कंपैरिजन है। तो नंबर ऑफ बॉयज के साथ क्या हाइट का कंपैरिजन हो सकता है, नंबर ऑफ बॉयज के साथ क्या हाइट का कंपैरिजन हो सकता है, तुम लोग ही बताओ मुझे, क्या ये कोई लॉजिकल बात है। अगर हम लोग नंबर ऑफ बॉयज और हाइट का रेशियो बनाए, क्या रेशियो बन सकता है, मतलब रेशियो बेसिकली कंपैरिजन होता है, इसीलिए हम समझा रहे हैं। तो क्या नंबर ऑफ बॉयज के साथ क्या हाइट का कंपैरिजन होगा, या फिर मान लो वेट दे दिया मैंने, ठीक है, मान लो एक एक स्टूडेंट का हाइट है 5 फीट और वेट है मान लो 40 kg, तो क्या हाइट और वेट का कंपैरिजन हो सकता है,
या फिर हाइट के साथ हाइट का ही कंपैरिजन हो सकता है। कंपेयर कैसे करोगे? तुम लोगों को मान लो मैंने अकाउंट्स का टेस्ट लिया और मैथ का टेस्ट लिया, अब अकाउंट्स टेस्ट के साथ मैथ टेस्ट का कंपैरिजन करें या सीरियली जो अकाउंट टेस्ट होगा उसमें तुम लोग का परफॉर्मेंस को हम जज करें? अगर मुझे तुम लोग का परफॉर्मेंस जज करना है कि अकाउंट्स का परफॉर्मेंस कितना है, तो मुझे ये बोलो कि तुम लोग का अकाउंट्स टेस्ट के साथ क्या हम मैथ टेस्ट को कंपेयर करके बता सकते हैं, या फिर अकाउंट्स का प्रीवियस टेस्ट के साथ जो करंट टेस्ट है उसको मुझे चेक करना चाहिए? तुम लोग ही बताओ क्या करना चाहिए। मैम प्रीवियस टू करेंट अकाउंट। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम लोग का परफॉर्मेंस बताना है, देन मुझे उसी का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज के साथ क्या केजी, मतलब किसी का वेट, जैसे तुम लोगों का हाइट, हाइट के साथ मान लो दो दो फ्रेंड है, ठीक है, ऐसे मान लो दो फ्रेंड है, ठीक है। अब ये देखो, ये इसको मैंने थोड़ा सा जो है इसका हाइट ज्यादा रखा है, इसका हाइट मैंने शॉर्ट रखा है, ठीक है, इसका जो है हाइट मैंने ज्यादा रखा है। अगर इनमें कंपेयर करना है तो हाइट हाइट का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके वेट के साथ, इसके वेट के साथ अगर हाइट का कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मुझे वेट के साथ हाइट का कंपेयर करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कंपेयर ही नहीं हो सकता, क्योंकि कंपेयर तो सेम चीज में हो सकता है। जैसे मान लो तुम लोग बोल सकते हो कि मान लो ऐसे कि एप्पल का जो प्राइस है, ठीक है, क्या उसके साथ तुम लोग आटा का प्राइस को कंपेयर कर सकोगे? मेरे कहने का मतलब है कि फ्रूट्स के साथ क्या वेजिटेबल्स के प्राइस को कंपेयर करोगे? आलू के प्राइस के साथ क्या तुम लोग एप्पल का प्राइस को कंपेयर करोगे, या दो तीन तरह का एप्पल का प्राइस को कंपेयर कर सकते हो? अगर कुछ पता करना है तो क्या करोगे? डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल का प्राइस कंपेयर कर सकते हो। एप्पल अलग अलग प्राइसेस का एप्पल होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि रेशियो जो है वो सेम काइंड में हो सकता है। मतलब कंपैरिजन है ना, तो कंपेयर सेम चीजों में कर सकते हो, अलग अलग चीजों में नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो कि हम लोग रेशियो जो है सेम चीजों में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, ये कंपैरिजन होता है। हम लोग दो तीन चार पांच अलग अलग बहुत सारे क्वांटिटी का कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा सेम काइंड होना चाहिए। अगर सेम काइंड नहीं होगा तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये देखो, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, मतलब सेम काइंड कैसे समझेंगे? उनका यूनिट्स देख के, जैसे केजी हाइट, ठीक है। इसके अलावा केजी हाइट जो है, और क्या हो सकता है, दर्जन हो सकता है, ठीक है। केजी हो सकता है, हाइट हो सकता है, दर्जन हो सकता है, और पीसेस हो सकता है, पेयर्स हो सकता है। जो भी यूनिट होता है ना, किसी भी चीजों का यूनिट होता है, वो देख के हमें समझना पड़ेगा। अब देखो, ये फ्रैक्शन मोड में भी हम लोग लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो दो डेटा है, ठीक है, जैसे एक ए है और एक बी है, अगर इसका रेशियो ए इज टू बी है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको तुम लोग बी बाई ए नहीं लिख सकते हो, ठीक है। हमेशा ए इज टू बी मतलब पहला ए उसके बाद बी, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन होगा। ए इज टू बी का मतलब होता है ए बाई बी, ठीक है। और ये रेशियो जो है इसको क्या बोलते हैं? ये इसको बोला जाता है, अच्छा हाँ, एक चीज बताते हैं तुम लोग, लेकिन कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। हम ये बोल दे रहे हैं क्योंकि कॉपी में नोट डाउन नहीं करोगे, बाद में भूल जाओगे, तो फिर हम भी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। सारा चीज कॉपी में तुम लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है। स्टोरी वगैरह अगर नहीं भी करते हो, नो इश्यू, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट बोल रहे हैं सारा लिखोगे तो भी तुम्हें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो सभी को मैंने बताया, कॉपी में निकल नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ए का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंटीसीडेंट। ये तो नाम जो है थोड़ा सा टर्म याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड टर्म, या फिर इसका और एक नाम है दैट इज कंसिक्वेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कंसिक्वेंट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैंने ऐसे लिखा है, तुम लोग बताओ 5:6 लिखा है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म कौन सा है, या फिर एंटीसीडेंट कौन सा है, कंसिक्वेंट कौन सा है? बता सकते हो? बोलो, कौन बोलेगा, बोलो। ম্যাম ফার্স্ট টার্ম 5 হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম, 6 হচ্ছে সেকেন্ড টার্ম। আর ম্যাম আর একটা কি বলেছেন ওটা একবার ঠিক বলবেন, লেখাটা বুঝতে পারছি না। এই ফার্স্ট টার্মের পরে যেটা আছে एंटीसीड অ্যান্টিসিডেন্ট। एंटीसीडेंट, সিআই। सीई। ওকে। गुड इवनिंग शिवास। Good evening, ma'am.
अच्छा तो देखो एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट ANTECEDENT और कंसिक्वेंट CONACQUENT, ठीक है, QUENT, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म या फिर क्या बोलेंगे कंसिक्वेंट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे एंटीसीडेंट। तुम लोग सुन रहे हो ना ठीक से? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, जैसे कि अगर हैंडराइटिंग वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो बता देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, देखो नेक्स्ट हमें क्या समझना है, यहाँ पर बोला है both the terms of ratios can be multiplied or divided by the same non-zero numbers. Usually a ratio is expressed in lowest term or simplest form. समझा रहे हैं, इसका मतलब समझाते हैं, देखो इसका मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लो कि एक रेशियो है सपोज 3:4, ठीक है। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को कोई भी एक नंबर बोलो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी एक नंबर बोलो जिसमें दोनों टर्म को ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर बोलो तुम लोग अपने मन से, कुछ भी नंबर बोलो, 2 1 2, चलो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 6, और ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अच्छा अब डिवाइड करेंगे एक नंबर बताओ, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन वाला मत बताओ, ताकि यहाँ पर फ्रैक्शन वाला एक काम करते हैं, दूसरा कोई वैल्यू लेते हैं ताकि डिवाइड करने में आसान हो, लाइक यहाँ पर 6:2 मैंने 4 ले लिया, ठीक है। अब हम डिवाइड करना चाहते हैं, एक नंबर बताओ जिससे डिवाइड करेंगे, ऐसा नंबर बोलो ताकि वो फुल्ली 2 डिविजिबल हो, पॉइंट ना है, हाँ पॉइंट आने से प्रॉब्लम नहीं है, 2 हमें भी एग्जाम्पल में नहीं चाहते, हाँ 2 लिखा है मैंने, तो ये हो गया 3:2, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, देखो बोथ टर्म ऑफ रेशियोज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स। पहला बात है, बोलो नॉन जीरो क्यों बोला, अगर हम लोग 3:4 में अगर हम लोग 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, नॉन जीरो का मतलब 0 नहीं लेना है, 0 लेने से क्या होगा, अरे बोलो आंसर जीरो, 0 आ 0 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, 0/0 क्या होता है पता है, 0/0 कैलकुलेटर में कभी करके देखे हो, 0/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। तुम लोग ये देखो मेरे यहाँ पर जो कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर है ना उसमें अनडिफाइंड दिखाएगा, तुम लोग के पास जो कैलकुलेटर है शायद उसमें ये रिजल्ट इन अनडिफाइंड ना दिखाए, तुम लोग को ई जरूर दिखाएगा ऊपर एरर बोल के, ठीक है, एरर बोल के दिखाएगा, क्योंकि 0/0 कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए बोला है कि अगर हम लोग रेशियोज को दोनों दोनों टर्म को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाइड या फिर सेम वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं किसी भी रेशियो को, फिर क्या बोला है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नॉन जीरो नंबर से करना पड़ेगा। क्यों कर सकते हैं, कर तो दिया, क्यों कर सकते हैं, अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ट्रांसफर करो, शॉर्टेस्ट फॉर्म का मतलब है रेशियो को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये इसका मतलब हो गया 6/8, अब तुम लोग इसको कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करके बताओ कितना होगा, मतलब कैसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, बोथ साइड को माने बोथ डिजिट को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमें सेम वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो कितना होगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं 3/4, तो वही वाला आ गया, वही वाला आ गया। मेरे कहने का मतलब है क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है, मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें और इसमें फिर कोई फर्क है, ये तो अल्टीमेटली यही बना, तो क्या कोई फर्क हुआ, नहीं है, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3:4 इक्वल टू 6:8, ये कैसे बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ये तभी ना बोल सकते हैं अगर दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, क्या दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ये जो है ग्रेटर अमाउंट में लिखा हुआ है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, जैसे √4 लिखो इक्वल टू 2 लिखो तो फर्क क्या है, √4 का मतलब तो 2 ही होता है ना, तभी तो लिखते हैं, तो क्या इसमें और इसमें कोई फर्क हुआ क्या इसमें और इसमें कोई फर्क हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं मेरा बात, ठीक है। अच्छा अब ये देखो 6:4, ठीक है, 6:4, ये वाला क्या है 3:2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3:2 ही ना होगा, ये 3:2 ही ना होगा, तो इसका मतलब डिवाइड करने से क्यों इक्वल होता है, अगर हम लोग सेम वैल्यू से करते हैं तो हमें वही वाला ओरिजिनल रेशियो ही मिलता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से उसका वैल्यू बढ़ जाता है, डिवाइड करने से उसका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग चाहे तो अपने रेशियो को कोई भी एक वैल्यू से दोनों टर्म को या फिर जितने सारे टर्म है उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इसमें
रेशियो का ओरिजिन कभी चेंज नहीं हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया या फिर एनी डाउट? बोलो क्या ये समझ में आ गया? चलो कुछ नहीं बोल रहे हो मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, ऑर्डर ऑफ द टर्म इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मुझे एक चीज बताओ, क्या 6:4 और 4:6 एक ही बात है? क्या 6:4 और 4:6 क्या ये सेम है? मुझे बताओ क्या ये सेम है? 6 नो नहीं, ठीक है। 6:4 अलग होता है, 4:6 अलग होता है। तो ऑर्डर जो है वो हमेशा मैटर करेगा, ठीक है। ऑर्डर मैटर करता है रेशियो में, ठीक है। ये सब तो हम लोग जस्ट समझ रहे हैं अभी रेशियो को, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कैसे आएगा वो तुम लोग देखने से ही समझ जाओगे। अच्छा, अब रेशियो हमेशा सेम काइंड में होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। रेशियो हमेशा सेम काइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे बोला है, जैसे यहाँ पर रेशियो बोला है 150 ग्राम और 2 kg। क्या इसका डायरेक्ट इसका रेशियो करके तुम लोग बता सकते हो? बताओ तो 150 ग्राम और 2 kg का रेशियो क्या होगा? 150 ग्राम रेशियो कैलकुलेट करने बोला है, बचपन का सवाल है 150 ग्राम। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को आना चाहिए, हम ये नहीं बोलना चाह रहे, मतलब हम बोल रहे हैं तुम लोग कभी ना कभी ऐसा जरूर किए होगे, अभी भूल गए हो सकता है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे रेशियो बना के बताओ 150 ग्राम और 2 kg का रेशियो क्या होगा? बोलो 150 ग्राम और 2 kg का रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करके बताओ। और एक सवाल देते हैं, ठीक है। मुझे सभी से आंसर चाहिए, ठीक है। रेशियो ऑफ 25 minutes एंड 45 सेकेंड, बताओ। अरे कुछ तो बोलो। फर्स्ट वाला का 3:40। हाँ, फर्स्ट वाला का 3:40, करेक्ट। देखो मेरा वो पॉइंट याद रखो तुम लोग, रेशियो हमेशा सेम काइंड में हो सकता है, ठीक है। एक चीज ग्राम में है, एक चीज किलो में है, उसका रेशियो कभी नहीं बनेगा। या तो दोनों को किलो करो या तो दोनों को ग्राम करो, कुछ भी एक करना चाहिए, ठीक है। या तो दोनों को किलो करो या तो दोनों को ग्राम करो, ठीक है। तो हम ग्राम में ही ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इतना बताओ मुझे, 1 किलो मतलब कितना ग्राम होता है? 1 kg इक्वल कितना ग्राम? हाँ, बोलो बोलो। 1000। मैम 2 kg इक्वल टू হচ্ছে 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 किलो इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। देन 2 किलो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम, ठीक है। 2000 ग्राम और यहाँ 150 ग्राम, इसका रेशियो बनाओ तो कितना हो जाएगा? 0 0 दोनों साइड से हटा दो, ठीक है। ये हो गया 3 और ये हो गया 400 किलोग्राम हेक्टर डेका, हाँ 1000 ही तो हो रहा है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर 150, 0 0 हट गया, 5 3 15, 5 4 20। अच्छा एक ही जीरो होगा ना, तो 3:40, ठीक है, 3:40। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर हम लोग इसको डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं, लाइक 150 ग्राम डिवाइडेड बाई 2000 ग्राम, तो क्या ये ग्राम ग्राम नहीं कट जाएगा? मुझे एक चीज बताओ, क्या ये ग्राम ग्राम नहीं कटेगा? क्या ये यूनिट नहीं कटेगा? मुझे एक चीज बताओ, क्या ये यूनिट कटेगा कि नहीं कटेगा? डिवाइड फॉर्म में अगर अगर मान लो ऐसे 1 ग्राम और 1 ग्राम लिखा हुआ है, तो तुम लोग का आंसर क्या होगा फिर? 1:1 होगा। तो तुम लोग ग्राम तो नहीं लिखते हो उसमें, रेशियो में तो ग्राम नहीं लिखते हो ना। क्यों नहीं लिखते हो? रेशियो एक यूनिट फ्री मेजरमेंट होता है, ठीक है। रेशियो से हम लोग जो भी मेजरमेंट करते हैं, लाइक कंपैरिजन, ठीक है, रेशियो से हम लोग कंपेयर करते हैं, वो होता है यूनिट फ्री। क्यों यूनिट फ्री होता है? यहाँ पर यूनिट क्या था? यूनिट इन टर्म ऑफ ग्राम था, ठीक है। अब ग्राम डिवाइड डिवाइड हुआ तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, इसीलिए रेशियो को बोलते हैं यूनिट फ्री मेजरमेंट। अभी तुम लोग थोड़ी देर में देखोगे यहाँ पर ये पॉइंट भी मिलेगा तुम लोगों को कि रेशियो हमेशा यूनिट फ्री होता है। क्यों होता
होता है? क्योंकि ये रीजन है, ग्राम ग्राम जो है कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब मैंने समझा तो दिया कैसे होना चाहिए। अब तुम लोग इसको ट्रांसफर करो 25 मिनट्स 45 सेकेंड, या तो दोनों को मिनट में ट्रांसफर करो या तो दोनों को सेकंड में ट्रांसफर करो। बताओ, ये तो बच्चों का काम है, मिनट से सेकंड कर सकते 100:3 होगा मैम इसका। 100:3, करेक्ट, 100:3 होगा, क्योंकि 25 मिनट्स जो है इसको मिनट्स में रख दो, और नहीं, इसको सेकंड में ट्रांसफर कर दो। अब 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 25 इंटू 60 करेंगे तो हमें सेकंड्स मिल जाएगा, और 45 सेकंड, और 25 इंटू 60 कितना होता है तुम लोग अपने कैलकुलेटर में देख सकते हो, 1500, और ये हो गया 45। अब ये 15 से कैंसिल आउट करो 100, और ये हो गया 3, ठीक है। अब अगर किसी को इतना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन नहीं होता है, कोई बात नहीं, तुम लोग 5 से धीरे धीरे करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रेशियोज, ठीक है। रेशियो जो है वो सेम काइंड में होना चाहिए, जो मैंने बताया, ठीक है। सेम काइंड नहीं होगा तो कभी रेशियोज नहीं हो सकता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम तुम लोग का परफॉर्मेंस देखना चाहें तो ऑब्वियसली अकाउंट्स का परफॉर्मेंस देखना है, तो अकाउंट्स के जितने सारे मैंने टेस्ट लिए होंगे उसके साथ कंपेयर करेंगे, ना कि मैथ्स के साथ। और मैथ्स का परफॉर्मेंस देखना है तो मैथ्स के टेस्ट के साथ ही कंपेयर करना चाहिए, इसीलिए सेम काइंड में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई महंगा बेच रहा है एप्पल, कोई सस्ता बेच रहा है, तो एप्पल का ही ना कंपैरिजन करना है, तो उसके पास जिस तरह का एप्पल है उसी तरह का एप्पल का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अब एप्पल के साथ अगर हम लोग जो है कुछ और फ्रूट्स लाइक ऑरेंज वगैरह का कंपेयर तो नहीं कर सकते प्राइस का, क्योंकि वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो सेम काइंड में ही रेशियो हो सकता है, बिकॉज रेशियो एक कंपेरिजन होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पर बताया भी है, नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड द सैलरी ऑफ ए टीचर। एक क्लास में कितने सारे बच्चे हैं और टीचर को कितना सैलरी मिलता है, इसका कभी रेशियो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है रेशियो? इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये कंपैरिजन बताता है। अब क्लास में कितने बच्चे हैं और उसके अगेंस्ट में कितना सैलरी, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो सैलरी कितना मिल रहा है वो एक रुपीज है, ठीक है। क्लास में कितने बच्चे हैं वो हो जाता है नंबर में, तो नंबर के साथ रुपीज का कैसे कंपेयर करें, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो सेम काइंड में ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर यहाँ पर बोला है वेट ऑफ वन चाइल्ड एज ऑफ अनदर चाइल्ड, एक बच्चे का वेट कितना है और एक उसका एज कितना है, ये कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अब कौन सा बच्चा जो है थोड़ा सा कम जो है वो मतलब जिसका वेट जो है थोड़ा कम है, मतलब किसका अंडर वेट है किसका ओवर वेट है, वो हम लोग वेट के साथ वेट का कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एज किसका ज्यादा है किसका कम है, तो दोनों का एज लेंगे तब पता चलेगा किसका एज ज्यादा है किसका एज कम है। अब एक जन का एज ले लिए एक जन का वेट ले लिए, क्या कंपेयर करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है देखो हमेशा सेम काइंड में होना चाहिए। क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट, फिर से वही बात बोला है, ठीक है। एक तरह का चीज लो, इसका मतलब ही होता है एक यूनिट का, एक ही यूनिट का, एक तरह का मतलब सेम यूनिट सेम काइंड, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों के पास यहाँ पर क्या था, ये जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिया था तुम लोगों को, देखो ये क्या था, ये सेम जो है सेम काइंड तो था बट सेम यूनिट नहीं था। मतलब ये कुछ वेट ही बता रहा है, 1 ग्राम में बता रहा है 1 किलो में बता रहा है, लेकिन सेम यूनिट भी तो होना चाहिए, 1 ग्राम 1 किलो, फिर कोई एक ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो किलो को ग्राम में करो या तो ग्राम को किलो में करो, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि रेशियो का 2 वाइटल पॉइंट है, एक है सेम यूनिट और एक होता है सेम काइंड। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेम काइंड एंड यूनिट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये वाला कौन सा रेशियो ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर ये एक रेशियो दे रखा है, ये एक रेशियो दे रखा है, हम तुम लोग को लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तुम लोग को बोलना है कौन सा रेशियो का वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पर लिखते हैं 2 and 1/3 is 2, 3 and 1/3, और ये है सेमी कोलन एंड नेक्स्ट रेशियो 3.6:4.8। तुम लोग को बताना है कि ये वाला रेशियो बिगर है या फिर ये वाला रेशियो बिगर है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 10:5, तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, 10 बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 रेशियो में मुझे कंपेयर करके बताना है, ठीक है। 2 रेशियो में मुझे कंपेयर करके बताना है, तो बड़ा ही सिंपल सा चीज है। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो? देखो तुम लोग 2 तरह से कर सकते हो, इसको पॉइंट में ट्रांसफर कर लो तब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मुझे बताओ 2 and 1/3 कितना होगा,
बोल सकते हो 2 and 1/3, ये हो जाएगा 7/3, ये मल्टीप्लाई +1, यहाँ पर 9 + 1 10/3, ठीक है। अच्छा, ये सेमीकोलन दे दिया मैंने, यहाँ पर है 3.6:4.8, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं, कैसे करके कर सकते हैं देखो, इसमें अगर देखो दोनों, হ্যাঁ বলো। সেকেন্ডটা বড় 3.6:4.8 আছে, ওইটা বড়। হুম, এটাকে ये পয়েন্ট আনলে 2.3:3.3 2.3:3.3, ठीक है। ये देखो, ये सबसे आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है। कैसे करोगे, 7/3 कर लो सिंपल कैलकुलेटर में, ये रहा 7/3, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है 2.33333, ठीक है। 2.333, तो इतना सारा 3 तो हमें लिखना नहीं है, तो हम लोग 2 या एक 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ एक एक डिजिट है, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग एक एक डिजिट ही लिखेंगे, ताकि हमारे लिए कंपेयर करना आसान हो जाए। और ये देखो 10/3, 10/3 सिंपल कैलकुलेटर में करो 10/3, तो कितना आता है 3.333, ठीक है। 3.333, तो मैंने एक एक डिजिट ही लिखवाया, एक एक डिजिट ही तुम लोगों ने लिखा है, ठीक किया है। एक डिजिट लिखने से कंपेयर करने में आसानी होगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, ये रेशियो का मतलब ये होता है डिवाइड, है ना। ये रेशियो का मतलब ये होता है डिवाइड, मतलब 2.3 डिवाइडेड बाय 3.3, ठीक है। और ये हो गया 3.6 डिवाइडेड बाय 4.8। अब डिवाइड कर लो, ठीक है। कैसे डिवाइड करोगे, 2.3 डिवाइडेड बाय 3.3 कितना आया, 0.6969 ऐसे आ रहा है। तो हम लोग 69 दो डिजिट लिखते हैं, और 3.6 डिवाइडेड बाय 4.8, ठीक है। तो ये हो गया 0.75, 0.75। अब बोलो, अब तो दिख ही रहा है ना 0.69 बड़ा है कि 0.75, ऑब्वियसली 0.75 ज्यादा है, तो ये ग्रेटर हो गया। तो ये कोई मुश्किल वाला बात नहीं, इसे हम लोग बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, बाय यूजिंग जो है कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इसका अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, उससे भी तुम लोग कर सकते हो, लाइक ऐसे कि तुम लोग एलसीएम करके भी कर सकता है। तो छोड़ो, ये इस तरह से हो जाएगा, इसका ज्यादा मेहनत करने का क्या जरूरत है, कैलकुलेटर में जब होगा तो ऐसे ही करो, ठीक है। देखते हैं बाद में अगर जरूरत होगा तो वो वाला मेथड भी सिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट बोला है, देखो, इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ A:B, ठीक है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये इस क्वेश्चन से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं, अगर कोई क्वांटिटी किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में बढ़ रहा है कि घट रहा है, मतलब या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू क्वांटिटी क्या होगा, न्यू क्वांटिटी होता है बी ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ए। मतलब समझो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि रौनक बोल के कोई है जिसका वेट है 56.7 kg, ठीक है। He reduces his weight in the ratio 7:6। उसने अपना वेट को कम किया है, कैसे किया है, 7:6 में। अभी अभी इसका वेट है 56.7 और इसने अपना वेट को रिड्यूस किया। अब इसका न्यू वेट बताने के लिए बोल रहा है, मतलब ये प्रीवियस वेट हो गया, क्योंकि बोला है कि न्यू वेट निकालो, तो ये प्रीवियस वेट हो गया। रौनक कोई है जिसका वेट पहले ये इतना है, अब उसने अपना वेट को रिड्यूस करना स्टार्ट किया, ठीक है। रिड्यूस करना, अभी ये ऐसे दुबला पतला हो गया, ठीक है। रिड्यूस करना स्टार्ट किया है 7:6 में, ठीक है। तो इसका नया जो है वेट क्या होगा। अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, बोल रहा है कि अगर कोई एक क्वांटिटी एक पर्टिकुलर रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो हमें न्यू क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो न्यू क्वांटिटी किस कुछ इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए बोला है, देखो हम यहाँ पर ही करके दिखाते हैं। यहाँ पर बोला है न्यू क्वांटिटी इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे न्यू वेट इक्वल टू, क्वांटिटी हम लोग का वेट है केजी में है, न्यू वेट इक्वल टू बी ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। बी मतलब A:B इज द रेशियो, यहाँ पर बी कौन सा है बताओ, 7:6 में बी कौन सा है, बोलो बोलो। 6, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब पता है क्या होता है, बोल सकते हो, पता है तुम लोग को, बोलो बोलो, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है ना। ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, बोलो इस क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है मतलब यहाँ पर ओरिजिनल वेट, हाँ 56.7 डिवाइडेड बाई ए। अब बोलो यहाँ ए कितना है, 7. 7। अब कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करके देखो,
6 इंटू 56.7, चलो 6 इंटू 56.7 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो गया 48.6, ठीक है। तो मतलब वेट को लूज करने के बाद रौनक का वेट हुआ है 48.6, ठीक है। चेक करते हैं, देखो 48.6, मतलब ये हम लिखवा देते हैं, देखो तुम लोग भी लिखो। पहले ही मैंने बोला है लिखना पड़ेगा, लेकिन बाद में अगर कोई भी डाउट होगा हम पहले कॉपी चेक करेंगे तुम लोग लिखे हो कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसका मतलब अगर हमें ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना चाहिए। इफ ए क्वांटिटी QTY लिख दिया मैंने, तुम लोग भी लिख सकते हो शॉर्टकट के लिए। इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो A:B, then new quantity equal to B into original क्वांटिटी डिवाइडेड बाय A, ठीक है। ये लिखा हुआ रहा, तो फिर जब भी प्रॉब्लम होगा तुम लोग यहाँ से देख के समझ सकते हो, ठीक है, क्या होगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए इस रेशियो को 1/3, 1/8, 1/6, इसे बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखो 1/3, 1/8 और 1/6 को सिंप्लीफाई करना है। पहला बात है कि इसे सिंप्लीफाई करने क्यों बोला है, क्या ये सिंप्लीफाई नहीं है, मतलब क्या इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या नहीं है, क्यों इसे बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए, ये इसीलिए बोला है क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हो, हम ये बता दिए कि ये कंपेरेबल नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है बता सकते हो, क्यों ये कंपेरेबल नहीं है, कोई मुझे बोल सकता है क्यों ये कंपेरेबल नहीं है, क्यों हम लोग इसे कंपेयर नहीं कर सकते। ম্যাম নিচের ডিজিট গুলো আলাদা আলাদা আছে। हाँ जो भी मतलब ये जो वन पार्ट बता रखा है ये आउट ऑफ 3 बता रखा है। जैसे मान लो मैंने एक 100 नंबर का टेस्ट लिया और एक 50 मार्क्स का टेस्ट लिया, अब किसी को मिला है अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मिला है 30 और यहाँ पर भी मिला है 30, ठीक है, तो क्या ये कंपेरेबल है, मतलब ये तो 30% बता रहा है, लेकिन क्या ये भी 30% बता रहा है, नहीं, ये 50 आउट ऑफ 30 मिला है। मतलब इसको अगर कंपेरेबल करना है या तो इसको 50 करो तब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, या तो इसको 100 करो तब कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ कितना है वो बड़ा वाइटल है। ये 30 ये भी 30, लेकिन दोनों मैटर एक नहीं है। ये अच्छा हुआ है, ये उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये 30% बता रहा है, और ये कितना बताएगा 3/5 इंटू 100, ये लगभग 60% बता रहा है। तो फिर कैसे कंपेरेबल हुआ, ये तो हम लोग समझते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो कंपेरेबल हो गया। इसका मतलब ये 1 आउट ऑफ 3 है, ये 1 आउट ऑफ 8 है, ये 1 आउट ऑफ 6 है, ठीक है। अब हमें इसे करना है सिंप्लीफाई। इसका रूल्स क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल, तुम लोग एलसीएम आता है, एलसीएम कर दो 3, 8 और 6 का, ठीक है। तो 3, 8, 6 का एलसीएम कैसे करोगे, एलसीएम करना तो आता होगा तुम लोग सभी को, 2 से सबसे छोटे डिजिट से हमें डिवाइड करते हुए स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे हो गया 3, 1, 4, 1। तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 3 इंटू 4, 1, 1 और मैंने लिखा नहीं, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो 24, ठीक है। तो 24 हो गया। अब क्या करना है, 1/3 इंटू 24 इज 2, 1/8 इंटू 24 इज 2, 1/6 इंटू 24, ठीक है। ये जैसे ही हम लोगों ने मल्टीप्लाइड, जैसे मल्टीप्लाइड बाई 100 किया ना, देखो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई क्या किया था, मैंने 100 किया था। अगर तुम लोग देखो ना तो 50 और 100 का भी एलसीएम जो है ना वो 100 ही होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देख लो, 2, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100, है ना, 100 ही होता है। देखो कितना लॉजिकल है चीज, ये 100 से करने से कैसे समझ में आया। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, इसको 24 कर दिया, क्योंकि 150 का एलसीएम 100 हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4, 8:3:4। अगर सिंप्लीफाई करने बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है पहले वो सोचो। सिंप्लीफाई इसीलिए करने बोल रहा है क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है, जबकि रेशियो के फॉर्मेट में दे रखा है, तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है। अब इसको और तो शॉर्ट नहीं कर सकते, अगर कर सकते मतलब सिंप्लीफाइड कोई फॉर्म ला सकते तो ला
कर सकते थे। जैसे यहाँ पर अगर तुम लोग देखो तो ये 30, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर हो जाता है 30, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर हो जाता है 60, और इसको अगर रेशियो में ट्रांसफर करो, वैसे तो मैंने परसेंटेज में बोला था, तो ये 3:6 होगा, मतलब 0 0 हट गया और 1:2 होगा, है ना, 1:2 होगा। वैसे ही यहाँ पर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो कर लेते, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू ए नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5। मतलब एक स्कूल है जहां पर 720 टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, और यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है देखो 3:5, ठीक है। अब देखो कौन सा बॉयज है कौन सा गर्ल है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्वेश्चन में अगर पहले बॉयज बोला गया है और फर्स्ट डिजिट अगर 3 है तो 3 डिनोट बॉयज, ठीक है। 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल। अब स्कूल में और भी 18 गर्ल्स एडमिट हुए हैं, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज में बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो of the number of boys to the number of girls may change to 2:3। मतलब क्या बोल रहा है कि ये हमें पता है कि 18 गर्ल नए एडमिट हुए, कितने बॉयज ऐसे एडमिट हो ताकि जो नया रेशियो, क्योंकि रेशियो तो चेंज होगा ही, क्योंकि अगर 18 गर्ल एडमिट हुए हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी टोटल में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 18 गर्ल एडमिट हुआ है तो यहाँ पर जो है रेशियो चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि कितने बॉयज एडमिट हो ताकि नया रेशियो 3:5 हो जाए, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पहले यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स है। अगर टोटल स्टूडेंट 720 है और उसका रेशियो 3:5 है तो बॉयज कितने हैं क्लास में और गर्ल्स कितने, नंबर में बताओ, ये तो रेशियो में बता रखा है। मतलब टोटल 8 में 3 बॉयज होते हैं और टोटल 8 में 5 गर्ल्स होती है, तो 720 में कितने होंगे, वही तो रेशियो है ना, वही तो रेशियो है। बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया कि आउट ऑफ 8 5 + 3 टोटल अमाउंट ऑफ रेशियो, आउट ऑफ 8 3 स्टूडेंट्स आर बॉयज, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स आर बॉयज। देन 720 में कितने बॉयज है तो इंटू 720 करेंगे ना, यूनिटरी मेथड। देखो 8 में 3 बॉयज है, एक में 3/8, तो 720 में। वैसे ये रेशियो को इसी तरह से ही हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं, यूनिटरी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता है। तो मुझे बोलो यहाँ पर कितना होता है, हाँ बोलो। বয়েজ হচ্ছে 270 এন্ড গার্লস হচ্ছে 450। गर्ल्स 450 होगा। अब देखो गर्ल्स को तुम लोग रेशियो करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज टोटल स्टूडेंट अगर 720 है तो 270 अगर बॉयज है तो तुम लोग माइनस करके भी कर सकते हो। अगर एक रेशियो का आंसर आ जाता है दूसरा माइनस करके कर सकते हैं ना, ये देखो ऐसे माइनस करके भी कर सकते हैं, ये देखो या फिर माइनस कर दो 270 720 माइनस 270। अच्छा, अब मुझे बोलो अगर नए 18 गर्ल्स आ रहे हैं तो अब गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा, अब स्कूल में गर्ल्स कितने हो जाएंगे, बॉयज इज टू गर्ल। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, पहले जो 450 था वो अभी कितना हो जाएगा 468। 450 + 18 यानी कि 468, ठीक है। अब हमें बोला है कि कितने ऐसे बॉयज आ जाए ताकि रेशियो ये बन जाए। तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तुम लोगों का ऑप्शन रहेगा सभी का, ठीक है, तो तुम लोग ऑप्शन से इसको देखोगे। अच्छा, हम ऑप्शन से भी सिखा देंगे कैसे देख सकते हैं, फिलहाल हम एक बार बता देते हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारा रेशियो 3:5 होना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 468 हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स, और न्यू रेशियो में गर्ल्स का बेस क्या है, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, 5/8 है ना। तो 5/8 का मतलब अगर 468 है, 5/8 का मतलब अगर 468 है तो हमें क्या पता करना है 3/8, 3/8 पता करना है। ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे मान सकते हो कि हम लोग सोच लेते हैं कि x बॉयज को हमें लेना चाहिए ताकि ये रेशियो बन जाए। तो पहले से बॉयज कितने हैं 270, अगर x नंबर ऑफ बॉयज को लेंगे तो ये हो जाएगा x + 270। देखो हम 2-3 तरीके से बता देते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर ये हटाते हैं, देखो समझा देते हैं तुम लोगों को। यहाँ पर पहले देखो नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। गर्ल्स हो जाएंगे 720 × 5/8, ये हो गया 450,
720 इंटू 3/8 ये हो गया 270, ठीक है। अच्छा, ये ओल्ड कैलकुलेशन है। अब नया हमें क्वेश्चन में बोला है कि न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स, नए तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फिर से, तो क्योंकि एक्स्ट्रा कितने गर्ल्स को एडमिशन लिया गया है, 18, ठीक है। तो 450 पहले से थे और 18, यानी ये हम लोग का हो जाता है 468 गर्ल्स, ठीक है। अब देखो हमें पूछा है कि कितने बॉयज को हम लोग ले ताकि हम लोग का जो नया रेशियो है, न्यू रेशियो जो है, न्यू गर्ल्स और बॉयज का रेशियो जो है वो कुछ इस तरीके से बने, दैट इज 2:3, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा, यहाँ पर बोला है बॉयज टू द गर्ल्स, मतलब B:G, ये 2:3 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब बॉयज बाई गर्ल्स 2:3 होना चाहिए, नया जो रेशियो होगा। तो नए बॉयज का नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो पहले से 270 है और कितने लोगों को एडमिशन लेना चाहिए, मान लेते हैं x लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता कितने लोगों को लेना चाहिए, और गर्ल्स का तो पता चल गया है 468, तो फिर नया रेशियो बन जाएगा 2/3। क्यों, देखो ये डिवाइड फॉर्म है ना, तो डिवाइड फॉर्म किया तो बॉयज बाई गर्ल्स, अब ये मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 270 प्लस एक्स, और ये हो गया 468 इंटू 2, ठीक है। अच्छा, तो 270 प्लस एक्स इक्वल टू 468 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 468 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 करने से 312 आ जाएगा, 312। तो x इक्वल टू 312 माइनस 270, तो ये हो गया 42। मतलब अगर हम लोग 42 बॉयज को एडमिशन लेते हैं तो वो रेशियो मेंटेन हो जाएगा। एक बार हम जरा सा आंसर देख लेते हैं कि मेरा कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं। हाँ 42 होगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम बोल रहे थे इसको हम लोग अलग तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। कैसे कर सकते थे, हम लोग को पता है कि नए गर्ल्स आने के बाद नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 468, जो रेशियो के साथ अगर कंपेयर करें तो गर्ल्स का नया रेशियो क्या बन जाता है, 5/3, ठीक है। ये 468 है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, इससे 1 का वैल्यू ज्यादा होता है। कैसे पता चलेगा, देखो 3/5 करो, 3/5 करने से कितना आता है 0.6, तो ऑब्वियसली 0.6 जो है वो कम होता है 1 से। तो अगर हम लोग एक का पार्ट निकालना चाहते हैं, पार्ट 1 का वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटू 5/3। तो ये देखो कितना हो जाएगा 468 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, तो ये हो गया 780। मतलब ये क्या हो गया, 1 मतलब टोटल, टोटल ऑफ द वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 क्या है, 2 वैल्यू क्या बता रहा है, बॉयज, G वैल्यू क्या बता रहा है, गर्ल्स। तो टोटल क्या बताएगा, टोटल वैल्यू स्टूडेंट का पता चलेगा, और स्टूडेंट टोटल क्या होता है 1 होता है। ये अगर 1 780 है तो उसमें बॉयज कितने हो जाएंगे इस रेशियो में, 2/5 करके देख लो। तो 780 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो टोटल 312 बॉयज हो रहा है। और अगर पहले से 270 बॉयज हैं तो कितने बॉयज का एडमिशन हुआ, 42 बॉयज का, ठीक है। प्रीवियसली तो 270 बॉयज थे, तो फिर इसका मतलब हम लोगों का न्यू एडमिशन हुआ 42, जहां पर हम लोग एक्स को एज्यूम किए बिना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आया, ये एक्स को यूज करके, विदाउट एक्स यूज करके कैसे कर सकते हैं, ये रेशियो हमें ये बता रहा है कि टोटल 5 स्टूडेंट में 3 गर्ल्स है, ठीक है। नए रेशियो के हिसाब से नए गर्ल्स का क्वांटिटी हुआ, मतलब सॉरी नंबर हुआ 468, ठीक है। नए गर्ल्स का नंबर हुआ 468, तो वहां से अगर हम लोग 1 निकाल लेते हैं, 1 का मतलब टोटल निकाल लिया। अब इसका भी मेरे पास और एक शॉर्टकट है, कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने 1 का वैल्यू निकाला, ठीक है। अब डायरेक्टली इसके बाद तुम लोग ऐसे कर सकते हो, ये देखो ऐसे कर सकते हो, हम यहाँ पर दिखाते हैं 3/5 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 468, देन 1 इक्वल टू 468 इंटू ये क्या हुआ 5/3, ठीक है, 5/3। और इसके बाद 3/5 के बाद अगर हम लोग इसका वैल्यू बॉयज वाला निकाल ले, मतलब 2/5 का वैल्यू क्या होगा यूनिटरी मेथड करके, तो 468 इंटू 5/3 इंटू 2/5
5। देखो तुम लोग को पता है अगर हम लोग कम वैल्यू से ज्यादा में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, कम से अगर कम में आते हैं, जैसे ये वैल्यू है शॉर्ट वैल्यू, ठीक है, ये कम है, ये 3/5 स्मॉल वैल्यू है, ये बिगर है, तो स्मॉल टू बिगर जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। और अगर बिगर टू स्मॉल में ट्रांसफर होता है, जैसे ये देखो ये है 2/5, ठीक है, 2/5 का मतलब कितना होता है, 2/5 का मतलब होता है स्मॉल, ये देखो ये स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, तो स्मॉल से बिगर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्टली, और अगर बिगर से स्मॉल में जाते हैं, ठीक है, बिगर वैल्यू से स्मॉल में जाते हैं तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर चेक करके देखो कितना हो जाता है, 468 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी 312। तो टोटल 312 जो है बॉयज का मतलब नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। और पहले से अगर 270 था तो फिर ये इस तरह से भी कर सकते हो, मैंने बोला 3 तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से ही मैंने बता दिया। अब जिसको जो ठीक लगे, कोई एक्स लेके कर सकते हो, विदाउट एक्स लेके भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा रेशियोज का, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इनवर्स रेशियो, ठीक है। इनवर्स रेशियो क्या होता है, इनवर्स रेशियो, अच्छा, जैसे तुम लोग बोल सकते हो कि 2/5 का इनवर्स क्या होगा, मतलब जिसको रेसिप्रोकल बोला जाता है, अगर तुम लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कभी, 2/5 का मतलब रिवर्स, उल्टा क्या होगा, 2/5 का उल्टा क्या होगा, रिवर्स क्या होगा, 5/2। 5/2। तो इनवर्स रेशियो का मतलब वही होता है, अगर एक रेशियो A:B है, अगर ओरिजिनल रेशियो, ठीक है, ओरिजिनल लिख दिया मैंने, A:B है, तो उसका इनवर्स फिर क्या होगा बताओ, उसका इनवर्स फिर क्या हो जाएगा, कि भाई ये B:A हो जाएगा। B:A, हाँ B:A हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कुछ नंबर में आंसर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, 2:3 का क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इनवर्स रेशियो, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग जो चीज समझ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है कि रेशियो इज टू बी सेड टू बी ग्रेटर इनइक्वालिटी, ये भी समझाते हैं, देखो कब बोला जाता है ग्रेटर इनइक्वालिटी और कब बोला जाता है लेस इनइक्वालिटी, ठीक है। जैसे मान लो एक रेशियो है A:B, ठीक है, अगर A ग्रेटर देन B है देन इसे बोलेंगे ग्रेटर इनइक्वालिटी। समझाते हैं, समझा भी देते हैं, देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक नंबर लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा 5:2, ठीक है, 5:2, यहाँ पर 5 को A बोल रहे हैं, 2 को B बोल रहे हैं, ठीक है। अब ए यानी नॉर्मली रेशियो, देखो नॉर्मली हम लोग जनरल फॉर्म A:B लेंगे ना, B:A तो नहीं लेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले A आता है, लेकिन B:A लेना गलत बात नहीं है, लेकिन समझाने का एक स्टैंडर्ड होता है। तो A:B जो है, अगर A मतलब पहला टर्म, B मतलब दूसरा टर्म, अगर मेरा पहला टर्म दूसरे टर्म से ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे इसे ग्रेटर इनइक्वालिटी। पहला बात है इनइक्वल क्यों, क्योंकि 5 और 2 दो अलग अलग वैल्यू है, ये इक्वल है ही नहीं, अगर 2:2 होता देन इक्वल होता। अब इनइक्वल है क्योंकि पहला वाला इनइक्वल है, तो इसे बोला जाता है ग्रेटर इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी तो इसीलिए है क्योंकि दो वैल्यू अलग अलग है। ग्रेटर क्यों है, क्योंकि पहला वाला वैल्यू हम लोग का ज्यादा है, अगर पहला वैल्यू ज्यादा होता है देन इसको बोला जाता है ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगेन अगर A:B है और A लेस देन B है तो इसे हम लोग बोलते हैं लेस इनइक्वालिटी। इसको कैसे समझेंगे, ये देखो इसको हमें इस तरह से समझना है। मान लो 2:5 लिखा, अब 2 जो है वो A है, ठीक है, और 5 जो है वो B है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भी इनइक्वल है, क्यों, क्योंकि 2 और 5 अलग अलग वैल्यूज है, लेकिन अब सेकेंड टर्म या फिर कंसिक्वेंट टर्म कम है, सेकेंड टर्म या कंसिक्वेंट टर्म कम है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे लेस इनइक्वालिटी, ठीक है, लेस इनइक्वालिटी बोलेंगे। ये कुछ मतलब नाम दिया गया है तो हमें उस तरह से समझना पड़ेगा, पहला वाला ज्यादा होता है तभी ग्रेटर इनइक्वालिटी बोला जाता है, और सेकेंड वाला ज्यादा होता है तो लेस इनइक्वालिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। फिर बोला है कंपाउंड रेशियो, ठीक है, चलो कंपाउंड रेशियो देखते हैं, कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो, अच्छा जैसे मान लो कि एक रेशियो है 3:4, ठीक है, दूसरा रेशियो है 5:7, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब हमें बोला है ये दो रेशियो है अलग अलग, देखो मैंने यहाँ कॉमा देके दोनों को सेपरेट कर दिया है। अब हमें बोला है कि कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है।
तो कंपाउंड रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? कंपाउंड रेशियो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। ये है 3/4, ठीक है, ये है 5/7। कंपाउंड करने का मतलब है बेसिकली मल्टीप्लाई करना, ठीक है। कंपाउंड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो 3 × 5 और 4 × 7, तो ये हो गया 15, ये हो गया 28। कंपाउंड करने का मतलब होता है सिंपल मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने? फर्स्ट दोनों टर्म, सेकेंड दोनों टर्म, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखे कि एक रेशियो A/B है, दूसरा रेशियो अगर C/D है, देन कंपाउंड क्या होगा? देन कंपाउंड कुछ इस तरह से हो जाएगा A/B × C/D, ये होता है कंपाउंड, ठीक है। तो AC/BD, तो कंपाउंड रेशियो हो जाएगा AC/BD, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। कंपाउंड का मतलब समझ लो, कंपाउंड का मतलब यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई करना, रेशियोज को मल्टीप्लाई करना। तो रेशियोज को डिवाइड फॉर्म में लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करो। अगर 3 रेशियो होता है तो 3 रेशियो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 होगा तो 4 कर सकते हो, लाइक ऐसे 3:4 है, ठीक है, 5:7 है, और इसके साथ मान लो 2:3 भी दे दिया है, ठीक है। तो पहला ये हो गया 3/4 × 5/7 × 2/3, 3 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 2 4 हो गया, मतलब ये हो गया हम लोग का 5/14, ठीक है। जो होगा कैलकुलेट करके जो होगा वही, ठीक है। अगर मेरा कैलकुलेशन गलत है तो इग्नोर इट, ठीक कर लो। अगर जल्दी में किया मैंने, थोड़ा सा ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये 2 रेशियोज है, अगर 3 रेशियो होगा तो भी हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है। 3 4 जितना भी हो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ये क्या होता है देखो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि सपोज एक रेशियो ओरिजिनल वाला, पहले लिखते हैं, ओरिजिनल वाला रेशियो है A/B, ठीक है। तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा? इसका डुप्लीकेट हो जाएगा A² = B²। ऐसा क्यों? देखो समझते हैं। मान लो एक ओरिजिनल रेशियो है 2:3, ठीक है। अब इसका डुप्लीकेट मैंने तो तुम लोग को बता दिया क्या होता है, तो तुम लोग यहाँ से देख के मुझे बोल सकते हो कि इसका डुप्लीकेट क्या होगा। तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा बोलो? 2:3 का डुप्लीकेट क्या होगा? 6 हम्म 4:9। हाँ, 4:9। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं, सिंप्लीफाई तो नहीं होगा। क्या इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों तो एक तरह से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो जाता है, इसको बोला जाएगा डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो इसका मतलब कंपाउंड ऑफ इटसेल्फ हो गया, ठीक है। ये देखो इसका मतलब क्या हुआ? कंपाउंड ऑफ इटसेल्फ। अब ये क्या नया चीज बता दिया मैंने? नया कुछ नहीं है, देखो कंपाउंड ऑफ इटसेल्फ अभी बताया था। कंपाउंड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब बोल रहे हैं खुद ही से खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, क्या ये नहीं होगा? 4/9, तो 4:9। तो बेसिकली किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करने का मतलब ही होता है इस, ये खुद ही खुद को कंपाउंड कर रहा है, ठीक है। कंपाउंड इटसेल्फ, ठीक है। इसीलिए इसे बोला जाता है डुप्लीकेट रेशियो। तो कंपाउंड इटसेल्फ होगा, स्क्वायर होने का मतलब ही है 2 बार A मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार B मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया कंपाउंड इटसेल्फ। अच्छा, ये हो गया हम लोग का डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। मैम একটুখানি বাকি আছে ঢোকা, একটুখানি বাকি আছে, একবারটি যাবেন আগের পেজটায়। देखो ম্যাম হয়ে গেছে। अच्छा, देखो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होगा? अगर ओरिजिनल रेशियो, पहले लिखवा देते क्या होता है। अगर ओरिजिनल रेशियो है मान लो A/B, तो उसका सब डुप्लीकेट क्या होगा पता है? सब डुप्लीकेट हो जाएगा √A/√B, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो हम लोग कैसे समझ सकते हैं। मान लो एक रेशियो है, ओरिजिनल रेशियो है सपोज 4:16, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? √4/√16, यानी कितना हो जाएगा? 2:4, ठीक है।
2:4 हो जाएगा। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो 1:2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1:2 हो जाएगा अगर सिंप्लीफाई करते हो तो। सब डुप्लीकेट मतलब ओरिजिनल का रूट करना होता है। ठीक है, सब डुप्लीकेट का मतलब ओरिजिनल का रूट करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डुप्लीकेट के बाद सब डुप्लीकेट पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, देखो अगर ओरिजिनल और ट्रिप्लीकेट, ओरिजिनल रेशियो है A:B, तो देखो डुप्लीकेट में क्या हुआ था, स्क्वायर हुआ था। तो तुम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके मुझे बता सकते हो ट्रिप्लीकेट में क्या हो सकता है, मतलब अपने मन से कुछ बोल सकते हो थोड़ा सा समझ के कि अगर, हाँ बोलो। 1 বলো কতটা কেটে গেল। ম্যাম হবে a এর √2 না ওটা সাব ট্রিপ্লিকেটে হবে, এটাতে কিউব হবে, ও ওটা सब ट्रिप्लीकेट है। देखो ओरिजिनल अगर A:B है तो ट्रिप्लीकेट A⁵B³ हो जाएगा। जैसे मान लो रेशियो है 1:2, ठीक है, तो सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 1³ मतलब 1:8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर सब ट्रिप्लीकेट जो बोल रहे थे अभी, ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट कैसे होगा, सब ट्रिप्लीकेट में मान लो ओरिजिनल है A:B, ठीक है, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, जैसे ये रूट था वैसे यहाँ पर हो जाएगा क्यूबिक रूट, इसे बोलते हैं क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है, ये रूट तो तुम लोग वैसे भी करते हो, ये वाला रूट ना तुम लोग वैसे भी करते हो, ये होता है सेकेंड रूट। ठीक है, सेकेंड रूट, यहाँ पर 2 लिखने का जरूरत नहीं होता है, ये इम्प्लाइड है कि यहाँ पर 2 ही है। मतलब ये देखो, ये √4 का मतलब ही 2 है, ये तुम लोग कैसे सीखे थे, एक्चुअली यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ना यहाँ पर इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब जो बोला हुआ नहीं है लेकिन है, ये 2 है। जैसे मान लो ये मैंने 4 लिखा है, इसके आगे साइन नहीं दिया है, मतलब इम्प्लाइड ये प्लस है। अगर ये माइनस होता है तो मुझे माइनस लिखना पड़ता है, बाकी सारे डिजिट जिसके आगे हम लोग कोई साइन नहीं देते हैं वो एज्यूम्ड है कि वो प्लस है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 4⁴1/2, इसका जो है इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है। फिर 4 का मतलब 2⁴2 होल टू दी पावर 1/2, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 1/2 ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 2 आता है। ठीक है, इस तरह से ये 2 आता है। हम ये समझाना चाह रहे हैं, अभी ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है बाद में समझाएंगे, इसका भी नीड नहीं। हम ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ से ये कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक है, और 2 लिखने का जरूरत नहीं होता, इसे बोलते हैं सेकेंड रूट। ठीक है, इसे बोला जाता है सेकेंड रूट। अब देखो यहाँ पर ट्रिप्लीकेट का मतलब हो जाएगा क्यूबिक रूट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अच्छा अब जैसे देखो अगर ओरिजिनल रेशियो है हम लोग का 4:9, ठीक है, तो क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा 3/4, और यहाँ पर हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट, ये हो जाएगा 3/9। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब समझना जरूरी है। हमेशा ये यहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको इंटरप्रेट किया जाता है 1/3 से। ठीक है, क्योंकि ये क्यूबिक रूट बता रहा है तो 1/3 से इंटरप्रेट करना है, तो 9 ये यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन, आगे इसका सॉल्व करना चाहो तो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना इसको 4 नहीं लेके हम लोग कुछ और लेते हैं तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये 4/9 नहीं लेके कुछ और ले लेते हैं तो क्या होगा ना, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया 8 ले लेते हैं और यहाँ पर 27 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये 27 हो गया, ये 8 ये 27। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब सिंपल है यहाँ पर। अब सॉल्व करना समझाते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻³ और इसके ऊपर 1/3 तो है ही। 27 को लिख सकते हैं 3⁻³ और ऊपर 1/3 तो है ही। और अगर दो पावर होता है, देखो दो पावर है, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 इंटू 1/3, तो ये और ये कैंसिल, ये 2 हो गया, ये और ये कैंसिल, ये 3 हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मैंने ट्रिप्लीकेट भी बता दिया, सब ट्रिप्लीकेट भी बता दिया। अच्छा अब देखो कंटिन्यूड रेशियो देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, कंटिन्यूड रेशियो का मतलब होता है
कि अगर सेम काइंड ऑफ चीज है, जैसे मान लो 200 रुपीज, ठीक है, 400 रुपीज और 600 रुपीज ऐसे दे रखा है, और हमें बोला है कि इसका कंटिन्यूड रेशियो निकालो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल, 200 इज टू 400 इज टू 600। तो यहाँ पर 2:4:6, इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1:2:3, ठीक है। ये होता है कंटिन्यूड रेशियो। मतलब अगर ए बी सी या फिर डी ऐसे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और हमें बोला है कि इसका कंटिन्यूड रेशियो निकालो, मतलब सिंपल A:B:C:D एंड सो ऑन जैसे होगा, ठीक है, हम लोग उसको लिख सकते हैं। ये हो जाता है कंटिन्यूड रेशियो। अच्छा, इसके बाद कंटिन्यूड रेशियो के बाद एक यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है कंटिन्यूड रेशियो का, जो दिया हुआ था वही मैंने बताया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। इनकम बताया है 2 पर्सन का 4:5 में, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, वो है 7:9 रेशियो में। तो देखो इनकम भी रेशियो में बता दिया, खर्चे भी रेशियोज में बता दिए। सेविंग्स बोला है 50 रुपीज पर मंथ, ये रुपीज में बताया, मतलब वैल्यूज में बताया है विदाउट एनी रेशियो। बोल रहे कि उनका मंथली इनकम बताओ, तो कैसे बता सकते हैं? तो सेविंग्स कैसे हो सकता है? बोल सकते हो किसी का सेविंग्स कब ऑकर्ड होगा, मतलब कोई इंसान सेविंग्स कब कर सकता है, बोल सकते हो किसी का सेविंग्स कैसे होगा? सभी का सेविंग्स होता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई सेविंग्स कर रहा है तो वो कैसे कर सकता है? अगर उसका अर्निंग एक्सपेंसेस से ज्यादा है, ठीक है। तो सेविंग्स का मतलब क्या हो जाता है? सेविंग्स का मतलब हो गया सिंपल कि हम जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उससे मेरा एक्सपेंस पे करने के बाद अगर मेरे पास कुछ बच जाता है तो वही मेरा सेविंग्स होगा। अब यहाँ पर देखो इनका सेविंग्स 50 रुपीज बता दिया है, 50 रुपीज पर मंथ, दोनों का सेम सेविंग्स है, ठीक है। हमें बोला है मंथली इनकम बताओ, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? इनका मंथली इनकम रेशियो में बता दिया है, 4:5 रेशियो में बता दिया है। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं? हम लोग उसको वैल्यू में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे देखो इनका अर्निंग का रेशियो हमें बता दिया है, दैट इज 4:5, ठीक है। और हमें एक्सपेंसेस का रेशियो भी बता दिया है, एक्सपेंसेस का रेशियो बताया 7:9, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग रेशियो में कोई भी एक जैसा वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। सपोज इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मैंने x से मल्टीप्लाई किया, ये कर सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह पे मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 4x और 5x, इससे हम लोगों ने क्या लिया कि लेट मंथली इनकम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसे तुम लोग को लिखने का वहां पर जरूरत नहीं होगा, अभी समझ लो। लेट मंथली इनकम बी ₹4x एंड 5x, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंस, ये अगर सेविंग्स होता है, सोचो इनकम माइनस एक्सपेंस अगर सेविंग्स होता है तो हम लोग रिवर्सली बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेविंग्स प्लस एक्सपेंस इक्वल टू इनकम, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग जो है चेंज करके भी तो इसको बता सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये देखो ऐसे बोल सकते हैं कि अर्निंग माइनस सेविंग्स, ठीक है। अर्निंग से सेविंग्स हटा देते हैं तो क्या मिलेगा? एक्सपेंस मिलेगा। इसको ये जो है सेविंग्स को इधर लेके आओ और एक्सपेंस को इधर भेज दो, ठीक है। तो अर्निंग माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंस होगा। अब सेविंग्स कितना है? 50 रुपीज, अगेन अर्निंग यानी 5x माइनस 50, और एक्सपेंसेस ये मैंने डिवाइड किया है और रेशियोज फॉर्म में दे रखा है, इसको हम लोग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 9 into 4 36x, और ये हो गया 450, 7 into 5 35x माइनस हो गया 350। अब ये इधर से ये इधर ट्रांसफर होगा, x हो गया, वो उधर चला जाएगा तो 100 हो गया, x का वैल्यू 100 हो गया। अब हमें पूछा था इनका अर्निंग कितना है, तो 4 into 100 400, ठीक है, और 5 into 100 500, ये हो गया अर्निंग। अब तुम लोग ये पूछ सकते हो मैम इसी को क्यों x माना, क्या हम लोग इसको x नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हो, इसको भी x मान सकते हो। अगर इसको x मानोगे तो इनका एक्सपेंसेस हो जाएगा 7x और 9x, ठीक है। फिर तुम लोग कैसे लिख सकते हो? फिर तुम लोग ऐसे लिख सकते हो सेविंग्स प्लस एक्सपेंस, ये फॉर्मूला बना सकते हो, सेविंग्स प्लस एक्सपेंस, मतलब 50 प्लस
7x और 50 प्लस 9x इक्वल टू रेशियो क्या हो जाएगा 4/5। लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पूछा है, x का वैल्यू तो निकल जाएगा, x का वैल्यू निकलने से तुम लोग उसे 7 और 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को एक्सपेंस पता चलेगा। लेकिन तुम लोग को क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है एक्सपेंस, पूछा है कि बताओ मंथली इनकम क्या है। फिर इनकम को x मानना चाहिए, ये मानने से होगा? क्यों नहीं होगा? ये मानोगे एक्सपेंस निकलेगा, ये सॉल्व करोगे तो तुम लोग का x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। फिर वहां से मल्टीप्लाई करके तुम लोग क्या निकाल लोगे? एक्सपेंस। फिर उस एक्सपेंस में सेविंग्स को ऐड करोगे तो तुम लोग को 400 और 500 ही मिलेगा। तुम लोग चेक करके देख सकते हो अपने नॉलेज के लिए। तो लेकिन हम लोग उल्टा काम क्यों करें? हमें पूछा है ये और हम लोग इसको मान के फिर यहाँ तक आएंगे, ये तो टाइम टेकिंग हो गया। हम लोग सीधा सीधा इसी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन डोंट वरी, इतना तुम लोग को कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों के पास रहेगा ऑप्शंस, तुम लोग काफी आसानी से कर पाओगे। लेकिन एक बार बेस बनाने के लिए मुझे डिटेल्स में ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए हम डिटेल्स में बोल रहे हैं। लेकिन तुम लोग का टास्क इतना हार्ड नहीं होगा, तुम लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है। एमसीक्यूज तो रहेगा ना, ऑप्शंस रहेगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं रहेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो क्या बोला है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 2 हाउसेस, 2 हाउस है जिसके प्राइस का रेशियो बता दिया है। 2 years later when the price of the first was increased by 10% and that of second by 477, the ratio of the price become 11:20. Find the original price of the house। क्या बोल रहा है देखो, दो घर, एक है, दो घर के दामों का रेशियोज बता दिया, ठीक है। 2 years later, 2 साल बाद, द प्राइस ऑफ द फर्स्ट वाज इंक्रीज्ड बाय 10%। पहले घर का दाम जो है वो इंक्रीज हुआ है 10% से और दूसरे वालों का ₹477 से। ये तो है रेशियो में, और इंक्रीज हमें एक का परसेंटेज में बताया है, एक का हमें अमाउंट में बताया है। और बोल रहा है ये चेंजेस के बाद नया रेशियो बनता है 11/20, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल है, हम लोग मान लेते हैं कि पहले हाउस का प्राइस है 16x और दूसरे वाले 23x। इससे क्या हुआ, ये हम लोग मान ले रहे हैं कि x मल्टीप्लाई करने से हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल रहा है, मतलब x मल्टीप्लाई करने से हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल रहा है। तो अगर 16x प्राइस था और अगर 10% बढ़ रहा है तो कितना होगा? तो ये 16x तो है ही और 16x पे 10% बढ़ गया, ठीक है, ये देखो वैसे ही लिखा है। और डिवाइडेड बाय 23x तो था ही और उसमें 477 बढ़ गया। अब एक x एक y कभी नहीं ले सकते हो क्योंकि हमारा मेन चीज सोचो, मैंने क्या बोला था, हम लोग सेम अमाउंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट अमाउंट नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया, ये बन जाएगा 11/20। बाकी तो सॉल्व का टेक्निक है। 10% मतलब क्या होता है? 10/100, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेटर में देखो, 10% मतलब होता है 10/100 यानी 0.1। 0.1 इंटू 16, 0.1 इंटू 16 होता है 1.6 और x है तो 1.6x, ठीक है। अब ये जैसा था वैसा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो ये देखो 20 इंटू ये वाला मल्टीप्लाई हुआ है 20 इंटू 16, 20 इंटू 16 करने से 320 होगा और ये x है तो x लिखा हुआ है, 20 इंटू 1.6 तो 32 हो जाएगा और x लिखा हुआ है, x लिख दिया। 23 इंटू 11 253x और 11 इंटू 477, तो ये वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्या किया गया है देखो, नेक्स्ट यहाँ पर x को एक जगह पे ट्रांसफर पहले ही कर लिया गया है, ठीक है। नहीं पहले नहीं, अब ये इधर आ रहा है तो ये 320 प्लस 32 352 माइनस 253x, तो ये वैल्यू इधर बचा हुआ है, ये 99 आएगा। माइनस करने से 5247 तो x का वैल्यू 53 आ गया, ठीक है। ये x का वैल्यू आया, बट हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस बताओ। ओरिजिनल प्राइस x नहीं है, 16x है और 23x है, तो 53 इंटू 16 और 23 इंटू 53 मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग ये वाला अपने कॉपी में सॉल्व करके जरूर देखो, ठीक है, किस तरह से हो रहा है। अगर सॉल्यूशन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार करके देखो, लेकिन तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा तो ज्यादा सोल्यूशन का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 3 हम लोग बाद में करेंगे, तो अभी हम एक काम करते हैं, तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है उसके ऊपर, ठीक है। तुम लोग आराम से आंसर दे पाओगे और देखो इससे कि किस तरह का तुम लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनवर्स रेशियो बताओ 11:15 का। कॉपी फॉलो करो, इनवर्स का मतलब भी मैंने बताया था, याद नहीं है तो देखो और आंसर बताओ कौन सा होगा। 15:11। करेक्ट, 15:11, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होगा। अच्छा देखो, रेशियोज ऑफ टू क्वांटिटीज, किसी दो क्वांटिटी का रेशियो है 3:4। इफ एंटीसीडेंट
इज 15। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, देख लो कॉपी में, पहला वाला टर्म अगर 15 है तो दूसरा वाला कितना होगा, बता सकते हो? 20 होगा मैम। 20 होगा, क्योंकि ये 3 से 15 कैसे हुआ है, 5 मल्टीप्लाई करके, तो 4 में 15, सॉरी इसके बाद वाला क्या होगा, 15 के बाद वाला, तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हम लोग सेम अमाउंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अमाउंट नहीं, तो 3 से 15 कैसे होगा, इंटू 5 करके, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज 5:7, कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, सोचो, कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5, देन एंटीसीडेंट क्या होगा, सोच के बताओ। ठीक है, मैम 7। 7, करेक्ट, 7 होगा। देखो ये एक रेशियो है, इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, तो पहले इसका इनवर्स करो, 5:7 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 5:7 का इनवर्स होगा 7:5, और जैसे 7:5 हो गया, अब देखो कंसिक्वेंस ऑफ इट्स इनवर्स 5, करेक्ट। ठीक है, तो एंटीसीडेंट क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, एंटीसीडेंट 7 होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म 7 होगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10, तो 4 रेशियोज है, इसका कंपाउंड बताने के लिए बोला है। एक है 2:3 यानी 2/3, 9/4, 5/6 और 8/10, इसका कंपाउंड रेशियो बताने के लिए बोला है। कंपाउंड का मतलब होता है सिंपल मल्टीप्लीकेशन, बताओ कितना होगा। मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके और बोलो कितना होगा। तुम लोग लेकिन कॉपी में लिख के करो, हम तो यहाँ पर लिख रहे हैं, मुझे तो बाद में नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग को तो चाहिए बाद में सोल्यूशन। अगर तुम लोग अभी सोचोगे कि हो जाएगा, बाद में सारे चैप्टर्स के बाद फिर भूल जाओगे कैसे करके हुआ। मैम 1:1। 1:1 होगा, हाँ। ये देखो 4 और ये 2, ठीक है, 3 और ये 3 9, अच्छा 3 और ये 2 6, 2 और 2 कैंसिल, 5 और 2 और ये 10, मतलब 1/1। अगर कोई 0 लिख दोगे गलत हो जाएगा, 1/1 है ना, तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, 1:1। कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई करना है। हाँ, অ্যান্টিসিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে মিনিংটা কি বললেন আরেকবারটি বলবেন? फर्स्ट टर्म ওকে। एंटीसीडेंट। अच्छा, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, 3:4 का डुप्लीकेट, अभी देखो कॉपी में, अभी अभी सुने हो, याद नहीं भी हो सकता है, याद करना पड़ेगा। डुप्लीकेट का 9:16 होगा मैम इसका। हाँ 9:16 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, यानी 9:16, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सब डुप्लीकेट बताओ, 25 और 36 का देख लो सब डुप्लीकेट। 5:2। 5:6, इसका रूट, ठीक है, इसका रूट, रूट ओवर ऑफ 25, रूट ओवर ऑफ 36, 5:6। अच्छा, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 बताओ। অপশন নেই, অপশন নেই। 8:27। हाँ ये वाला होगा 8, ये हो जाएगा क्यूब, 8:27। ठीक है, ऑप्शन ए। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूबिक रूट होता है, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। অপশন সি 2:3। हाँ ये हो जाएगा इस तरह से, 3 और ये 8 और ये हो जाएगा, मतलब तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो ম্যাম कैलकुलेटर में আপনি तो এটা করালেন তো? हाँ एखुनी करालाम, हाँ এক্সাম্পল এটাই করালেন তো? हाँ एग्जाम्पल में मैंने यही वाला करवाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये देखो इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 2⁻³ डायरेक्टली और 3⁻3। ठीक है, अब ये 2 3 और 2⁻1/3, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2:3 हो रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन सी। अब बोल रहा है कंपाउंड द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। लैंग्वेज पढ़ के बस हमें आंसर देना है सही सही। ठीक है, कंपाउंड करना है, लेकिन ये वाला रेशियो और इस रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो पढ़ के समझना पड़ेगा ना। इस रेशियो का डुप्लीकेट और ये दोनों का कंपाउंड क्या होगा। बोलो। मैम ये नन ऑफ दीज होगा शायद। नन ऑफ दिस होगा,
नहीं, none of this तो आंसर नहीं है। कंपाउंड करना है तो 4/4:9 का, और तो पहले इसका डुप्लीकेट निकालो, इसके साथ इस रेशियो का डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट क्या होगा? डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, एक बार देख लो कॉपी में, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है। 3:4 का डुप्लीकेट कैसे निकालोगे? अभी अभी यहाँ पर बताया था, तुम नहीं बताया। देखो 3:4, 9:16. हाँ 9:16। अब कंपाउंड करो, 4/9 इंटू 9/16, तब कितना हो रहा है? कितना हो जाएगा बोलो? ये ऊपर 1 आया ना, 1:4, ऑप्शन ए। तो पूरा पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है, कि कौन कौन से रेशियोज का हमें कंपाउंड करने के लिए बोला है। आई थिंक समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा 10th वाला, अब फिर से वैसे ही टाइप ऑफ एक क्वेश्चन है, बताने का कोशिश करो। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, फिर कॉमा दे दिया है, मतलब पहला 4:9। अच्छा दूसरा डुप्लीकेट ऑफ 3:4, बोलो 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा? 16. हाँ 9:16, ठीक है। एंड ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 क्या हो जाएगा? 8:27. 20. हाँ 8:27। एंड इसके बाद ये खत्म, एंड 9:7, ठीक है। एंड बहुत मतलब ये क्वेश्चन में सबसे क्या गलती हो जाता है हर बार, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7 कर देते हैं हम लोग, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये कॉमा दिया हुआ है ना, फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 फिर एंड, सब अलग अलग पॉइंट है। तो ये सब का हमें कंपाउंड करने बोला है, तो कंपाउंड करो, करके मुझे बताओ क्या होगा आंसर। 4/9 into 9/16 into 8/27 into 9/7. 9 cancel, 2 2 3, मतलब मेरा तो आ रहा है देखो 2/21, ये वाला ऑप्शन सी। देखो तुम लोग का आ रहा है ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी हो रहा है। Yes, ma'am. ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आंसर Ma'am, what I ऑप्शन, asked. ऑप्शन सी होगा। हाँ ये क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं कि ये सबसे गलती होता है, ये तुम लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। ये एंड जो है इसके साथ नहीं है, ये सब अलग अलग पॉइंट है, ये सब अलग अलग पॉइंट है। कंपाउंड करना कोई बड़ा बात नहीं है, मल्टीप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई करना है, और कुछ नहीं। अच्छा फिर नेक्स्ट बोला है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, अब ये तुम लोग खुद से बोलो, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंड करना है, लेकिन कौन कौन से रेशियो का? डुप्लीकेट ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, सब डुप्लीकेट ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125:512। इतना सारा चीज दे दिया है, लेकिन हम लोग एक एक चीज लिखेंगे तो जरूर होगा। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, 4:5 का डुप्लीकेट बताओ। 16 into 25. हाँ 16 is to 25. हाँ 25। अच्छा ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, 1:3 का ट्रिप्लीकेट बताओ। पहला ये हो गया, 1 दूसरा is to 1, हाँ बोलो। 1:27. 1:27। सब डुप्लीकेट ऑफ 81:256, 81 और 256 का सब डुप्लीकेट 9 करना है, is मतलब to हाँ 9:, 9. এটা কত? Ma'am, 5. 16। Oh, sorry, इसको sir. रूट 256 है ना? 200, इसको देखो तुम लोग कैलकुलेटर में कर सकते हो कैसे। 81 लिखा फिर रूट लगा लो, ठीक है। ये देखो 2th रूट, ठीक है। 81, सॉरी ये मैंने 2 बार कर दिया, पता है। 81 का रूट लगा लो तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और 256 का रूट लगाओ, 256 का रूट लगा लो, तुम लोग को 16 मिल जाएगा। ये तुम लोग कैलकुलेटर में कर सकते हो। अच्छा एंड लास्ट ये वाला, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 और 512, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूबिक रूट ऑफ 125, ठीक है, और क्यूबिक रूट ऑफ 512, ये कैसे करोगे?
ये कैसे सॉल्व करोगे? बोलो, ये सब तो कैलकुलेट कर लिए। क्यूबिक रूट ऑफ 125, तो 125 को किस तरह से ऐसा 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करके लिखे ताकि 125 आ जाए? मतलब कौन से 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने से 125 होगा? थोड़ा सा तुम लोगों को इसमें क्या होना चाहिए, मतलब हाँ 5, थोड़ा सा नॉलेज होने से ही होगा। ये देखो 5 क्यूब में ये होता है, तभी जाके कर पाओगे, ठीक है, मतलब जल्दी कर पाओगे। और 512 का कितना हो जाएगा? 512 ये चेक करके देखो ना कितने में होता है, कितने में होता है? ऐसा कौन सा डिजिट है जो 3 बार लिखने से 512 हो जाएगा? कैलकुलेटर लो अपना और चेक करके देखो। अगर 5 में 125 होता है तो उससे ज्यादा वाला ही होगा। तो हम लोग 7 लेके देखे, 7 इंटू 2 बार 3 बार, नहीं 7 से नहीं होगा, 512 चाहिए। तो देखो 8 लिख के देखे, 2 बार 3 बार, देखो तो इसका मतलब 8 से हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग कैलकुलेटर से कर सकते हो, 8 क्यूब करने से हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्यूब क्यूब तो कट जाएगा, 1/3 और 3, ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। बोलो ऐसा ही ना होगा? 5 और 8 ये कैसे चेक करोगे? तुम लोग को ये देखना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 125 होगा, या फिर ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 512 होगा। अगर देखो 5 से 125 आता है तो 512 उसके आगे पे चेक करो, 6 में चेक करो, 7 में चेक करो, 8 में चेक करो, किसी ना किसी में तो होगा, जैसे 8 में हुआ। तो ये 5:8 हो गया। अब इसका कंपाउंड करना है, चलो अब इसका कंपाउंड करके बताओ कि आंसर क्या होगा 11 का। ম্যাম আমার আসছে 1:120। हाँ 1:120 होगा, यानी नन ऑफ दिस होगा। देखो मल्टीप्लाई करो 16 बाई, ये रहा 16 बाई 25 इंटू 1/27 इंटू 9/16 इंटू 5/8, ठीक है। तो 16 16 कैंसिल, ठीक है, 5 से ये कैंसिल, 5 हो गया। अच्छा 9 ये 3 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 8 करने पे जितना आएगा 120। इसका आंसर 1/120 यानी कि नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। ये नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका। तो ये लिखो, तुम लोग लिख लो, ठीक है। ये यहाँ पर बोला था डुप्लीकेट 4:5, ट्रिप्लीकेट। तुम लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम होगा कैलकुलेट करने में तो सब ट्रिप्लीकेट का हो सकता है, सब डुप्लीकेट भी कैलकुलेटर में निकल जाएगा, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट में ये ढूंढो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई करने से गिवन नंबर हो सकता है, ठीक है। तो 5⁻³ क्यूबिक होगा तो 5 ही बचेगा, 8⁻³ क्यूबिक होगा तो 8 ही बचेगा। अब बोला है ये सारी चीजों को कंपाउंड करने के लिए, तो कंपाउंड किया, कंपाउंड करने से आंसर आएगा 1/120 यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा अब देखो 12 नंबर में क्या बोला है, if a by b equal to a is to b equal to 3:4 then the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b कितना होगा, ठीक है। अब एमसीक्यू के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो पता है? ये देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझाते हैं पहले। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, इसको क्यों समझा रहे, इसका लॉजिक बताते हैं। देखो यहाँ पर a:b इक्वल टू 3:4 ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वैल्यू निकालो 2a plus 3b, 2a plus 3b डिवाइडेड बाई, हमें बोला है 3a plus 4b का। मैंने क्यों डिवाइड कर दिया? रेशियो था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से कर दिया, रेशियो है तभी मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। अच्छा अब देखो a/b का मतलब हो गया 3/4। अब इसका मतलब, অ্যানসারটা বলতে পারি? हाँ बोलो। 18:25। 18:25, हाँ डी, आंसर डी होगा। अच्छा अब देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, एमसीक्यू है इसीलिए हम बोल रहे हैं, तुम लोग डायरेक्ट ए के जगह 3 पुट कर दो, बी के जगह 4 पुट कर दो, ठीक है। ए के जगह 3 पुट कर दो और बी के जगह 4 पुट कर दो, लेकिन ये मैथमेटिकली रॉन्ग होता है, समझाते हैं। एक बार यहाँ पर हम लोग ये एजम्पशन लेंगे कि ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर रिटर्न होगा तो ये काट दिया जाएगा, ये गलत होगा, ठीक है। तो ए का मतलब होता है 3 और बी का मतलब होता है 4। अब ये देखो ये यहाँ पर 6 + 12 और ये 9 + 16, ठीक है। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 25,
25, ठीक है, 18:25, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जल्दी हो जाएगा और तुम लोग को हम बोलेंगे एमसीक्यू के लिए ये फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर हमारा ये रिटर्न होता तब क्या होता, तब हम लोग ये लिखने से गलत होता। हमें क्या करना पड़ता, 4a = 3b, a = 3b/4, या तो a का वैल्यू a = समथिंग फाइंड आउट करो, अदरवाइज b = समथिंग भी फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक 4a/3, ठीक है, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चंस था, ये जो क्वेश्चन है 2a + 3b और 3a + 4b, यहाँ पर हम लोग या तो a को सब्सटीट्यूट करेंगे या तो b को। सपोज मैंने a को सब्सटीट्यूट किया तो a के जगह लिखा 3b/4 और b के जगह लिखा b रखा, मैंने सब्सटीट्यूट किया है a को b के टर्म में, और 3 × 3b/4 और ये हो गया हम लोगों का 4b, ठीक है। अब इसमें क्या सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ये हो गया 2, तो 6b + 3b, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया 9b/4 + 4b, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम होगा तो 9b + 16b और ये हो गया 6b + 3b, मतलब ये 9b हो गया, ठीक है। अब ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 36b और नीचे हो जाएगा 9 + 6 यानी ये हो जाएगा 15b, ठीक है। 16 হবে তো। ओ এটা 16 হবে না, ये सॉरी 16 होगा, 16 + 9 25, ठीक है, 25। अच्छा ये मेरा ऐड गलत हुआ है, तो ये नीचे 2 बचा हुआ है, देखो ये नीचे 2 बचा हुआ है, मैंने 2 को हटा ही दिया, देखो ये नीचे 2 बचा हुआ है ना, ये देखो ऐसे होगा, ये 2 नीचे 2 है तो ये हो जाएगा 3b + 6b, ठीक है। तो ये 10b हो जाएगा, ये 10b हो जाएगा, 10b/2 मतलब ये 5 हो जाएगा, 5b हो जाएगा। रुको, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट देखते हैं, कुछ गलत लिख दिया शायद मैंने। 2 × a का मतलब है 3b/4 और ये हो गया 3b, और 3 × 3b/4 और ये हो गया 4b, चलो ठीक है। ये 2 से मैंने कैंसिल किया तो ये हो जाएगा नीचे 2 3b + 6b और ये नीचे हो गया 9b/4 + 4b, तो 9b और ये हो गया 16, तो 10b/2 मतलब 5b डिवाइडेड बाई 25b/4, तो 5b इंटू 4/25b, तो b कैंसिल हो गया, तो ये 20/25 हो गया। ये कैसे हो गया, 18 होना चाहिए, 18 ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 3b/4, a/b 3/4, 4a + 4a = 3b, 3b और ये नीचे 4 आ गया, 2a था, a के जगह मैंने 3b/4 लिखा और 3b जैसा था वैसा ही लिखा, फिर 3 और ये 3b/4 लिखा, कुछ तो गलत लिख दिया है मैंने, 9b/4 और ये 4b, 16b नीचे 4 है, ये हो गया। एक काम करते हैं, इसको ना कैंसिल आउट नहीं करते, इसको 4 ही रखते हैं तो आसान होगा कैलकुलेशन करने में, 2 × 3b/4 ही रखते हैं। यहाँ से कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसको हटा देते हैं। इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या गलत कर दिया मैंने, फिर से कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। यहाँ 4 ले लेते हैं, ये हो गया 6b + 12b, ठीक है, और नीचे ये 4 9b + 16b, 4 कैंसिल, ये हो गया। अब देखो 18b, कुछ गलत हुआ था तब वहां पर, ठीक है, ये हो गया 25b, तो ये b कैंसिल, 18/25। ऐसा क्यों मैंने बताया, तुम लोग सोच रहे होगे जब हमें एमसीक्यू करना है तो इतना जरूरत क्या था, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर अगर a/b का मतलब 3/4, इसका मतलब a का वैल्यू 3 नहीं होता है, a का वैल्यू 3 नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ 7 a का वैल्यू 3 है, ठीक है। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली लिख नहीं सकते, लेकिन अगर एमसीक्यू में है तो ये लिखने से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू प्रोसेस में तो हमें कोई सोल्यूशन देखेगा नहीं, तो तुम लोग को सिर्फ टिक करना होता है जो करेक्ट आंसर होता है, इसीलिए तुम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख के कर सकते हो, बट मैथमेटिकली वो रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये नहीं, जैसे मान लो अगर किसी को अकाउंट्स में 100 मिला है पहले टेस्ट में और दूसरा बार टेस्ट लिया तो उसको मान लो 80 मिला है, तो 100:80, इसका मतलब हो जाता है 10:8 यानी 5:4, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उसे अकाउंट्स में 5 मिला है और एक बार 4 मिला है, नहीं। तो इसीलिए ये गलत कहलाता है, तो इसीलिए हमें इसको इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए।
यही रीजन है, मतलब मैथमेटिकली बोले तो ये रीजन है। बाकी तुम लोग चाहो तो वैल्यूज पुट करके, हम तो बोलेंगे वैल्यूज पुट करके ही कर देना, टाइम भी बचेगा, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के हिसाब से हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 12 का आंसर, ठीक है। 12 का आंसर हम लोग का हो जाएगा 18:25, ठीक है। अच्छा, अब 13 का देखो, two numbers are in the ratio 2:3. If 4 be subtracted from each, they are in the ratio 3:5. The numbers are, बोल रहा है कि दो नंबर का रेशियो है 2:3, मतलब नंबर्स ये नहीं है, उनका रेशियो ये है। अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं उस नंबर से, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करते हैं, तो रेशियो 3:5 हो जाएगा। अब जैसे हम बोल रहे थे, इस तरह के क्वेश्चंस को नॉर्मली सॉल्व करके किया जाता है, लेकिन एमसीक्यू है तो तुम लोग को क्या करना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस का हेल्प लो, ठीक है। अगर हमारा आंसर 16 और 24 होता है तो हम लोग चेक कर सकते हैं क्या ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कैसे चेक करेंगे, अगर ये नंबर 16 और 24 है, इसका रेशियो क्या 2:3 हो रहा है, पहले वो चेक करो। क्या 16 और 24 का रेशियो 2:3 होता है, पहले वो चेक करो। 2:3 होता है, ठीक है। तब आगे प्रोसीड करते हैं। अगर इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों नंबर से, तो 16 से 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा 12। 24 से 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा 20। बोल रहा है कि तो रेशियो बन जाएगा 3:5, और 12 और 20 का रेशियो करो, क्या 3:5 होगा। हाँ हो रहा है, मतलब मेरा आंसर, हाँ बोलो। हाँ मैम वही 3:5 होगा। हाँ 3:5 होगा, इसका मतलब मेरा आंसर ए हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखने का जरूरत नहीं, बाकी में नहीं होगा। देखो सबसे पहला बात है कि अगर नंबर 4 और 6 होगा, उससे 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 0:2 तो रेशियो बोला नहीं है भाई, तो कैसे होगा। और अगर 4 सब्ट्रैक्ट करना है 2 और 3 से करेंगे तो वो तो माइनस हो जाएगा। 2 और 3 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में होगा, ठीक है। 2 - 4 कितना हो जाएगा -2, और जो है 3 - 4 -1 हो जाएगा। तो रेशियो तो माइनस माइनस कैंसिल होने से 2:1 होगा, बट हमें तो बोला है 3:5। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तुम लोग को सॉल्व करके ही करना पड़े, ठीक है। और अगर सॉल्व करके करना चाहो तो फिर वो कैसे होता है कि नंबर्स मान लेते हैं कि 2x 3x है, ठीक है। अब 2x में 4 सब्ट्रैक्ट करो, 3x में भी 4 सब्ट्रैक्ट करो, तो रेशियो 3/5 बनेगा। मल्टीप्लाई करो 10x - 20 = 9x - 12, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो x = हो जाएगा हम लोग का 8। अब मल्टीप्लाई करो 2 × 8 16 और 3 × 8 24, ठीक है। अब ये सब उनको करना चाहिए अगर किसी को सॉल्व करना पसंद है, या फिर वो जल्दी कर सकता है टाइम बचा के, तब ये करना चाहिए। अदरवाइज ऑप्शन जब है तो अच्छा बात है, ऑप्शंस का यूज करो। यानी मेरा पहला आंसर हो जाएगा 13 का ए, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो 14, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, वो तो तुम लोग को पता ही है, ट्राइंगल में 3 एंगल्स तो होता ही है ना, कैसा भी ट्राइंगल हो उसमें 3 एंगल्स होते हैं, और वो एंगल्स का रेशियो बता दिया है। बोल सकते हो कि एंगल्स का जो टोटल कितना होता है, कोई भी एक ट्राइंगल में एंगल्स का टोटल कितना होता है, बोल सकते हो। मैम 180। 180 करेक्ट। और सर्कल में बोल सकते हो, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, एक सर्कल का टोटल एंगल 360 होता है, ठीक है। और ट्राइंगल हमेशा 180 डिग्री होगा, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, एंगल्स पूछा है क्या क्या होगा। सबसे पहला बात है, यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं क्या तीनों का एडिशन हमारा 180 हो रहा है कि नहीं। जैसे कि 20 70 90, ये भी 180 है, ये भी देखो 180 है, और ये भी शायद 180 है, तो इससे तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग ये मान सकते हैं कि हमारा एंगल, अब हमें एक्स का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं हमारा पहला एंगल है 2x डिग्री, दूसरा है 7x डिग्री, तीसरा है 11x डिग्री, और ये टोटल है 180। फिर टोटल करो 7 + 2 9, 9 + 11 कितना होगा 20x, 20x = 180। तो x = कितना हो गया 9 डिग्री, मैंने x को डिग्री माना था, लिखा नहीं है हर जगह पे 0 0, ठीक है। तो x क्या हो गया 9 डिग्री। तो एंगल क्या क्या होगा 2 × 9, 7 × 9 और 11 × 9। बोलो क्या आंसर होगा, 2 × 9 18, 7 × 9 63, 11 × 9 99, ठीक है। इस तरह से अब देखो x भी मुझे इसीलिए समझाना पड़ता है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारे x से सॉल्व नहीं भी हो सकते है ना, तब हमें करना पड़ेगा। या फिर और इससे भी आसान तरीका है, तुम लोग रेशियो देखो, क्या इसका रेशियो होता है 2 7 11,
ये सबसे नहीं मतलब शॉर्टकट था, ये नहीं होता है, फिर इसका आंसर नहीं होगा। क्या ये होता है 2 7 11? नहीं, फिर ये भी आंसर नहीं, इसका होता होगा, लेकिन इसका रेशियो निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। अच्छा ये किससे सिंप्लीफाई होगा पूरा का पूरा? तो 9 से होगा। 9 2 सा 18, 9 7 63 और 9 11 सा 99। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल तरीका था, बिना एक्स एक्स माने इसका रेशियो निकालो, आंसर पता चल जाएगा, सिंपल। और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे 15, बाकी तुम लोग को होमवर्क देंगे। तो बताओ, डिवीजन करना है 324 रुपीज बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में डिवाइड करना है 11:7 रेशियो में, और एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा। तो तुम लोग अलग अलग तरीके से बता सकते हो। एक तो होता है तुम लोग सिंपल 324 को लेके कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इस तरह से लॉजिक अपनाओ कि ये सब में से कौन सा रेशियो 11:7 होता है, वही तुम लोग का आंसर होगा। अब जैसा जिसको ठीक लगे, जो जिसमें कंफर्टेबल हो बोल सकते हो आंसर। बोलो आंसर क्या होगा। मैम একটুখানি দাঁড়ান। हम्म, ম্যাম 198 আর 126 হচ্ছে। मतलब नन ऑफ दिस। হ্যাঁ हाँ हो सकता है, देख लेते हैं। देखो 11:7 होगा इनमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करते, ये बोला है 204 और 120, अगर इसका रेशियो करते हो तो ये कितने से 204 डिवाइडेड बाई 12 होगा क्या, देखते हैं। हाँ होता है, ये 17 होगा, 17:10। इसके बाद तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, 200 और 124, तो 12 से डिवाइड करके देखे, 200 डिवाइडेड बाई, नहीं 2 से करके देखते हैं। ये 62 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 62 डिवाइडेड बाई 2, ये 31 होगा, 50:31। ठीक है, तो ये भी नहीं हो रहा है रेशियो। और ये वाला देखो 180 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, ठीक है, तो ये होता है 15, और 144 का 12 होगा। इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:4 हो जाएगा, 3 5 सा 15, 3 4 सा 12। लेकिन एक भी रेशियो नहीं हुआ, मतलब आंसर नन ऑफ दिस होगा। लेकिन अगर इसमें तुम लोग को कंफ्यूजन होता है कि क्या पता सही हुआ है कि नहीं, तो तुम लोग के पास दूसरा ऑप्शन भी है, 324 इंटू 11 बाई कितना करोगे 18, और 324 इंटू 7 बाई कितना करोगे 18। ठीक है, तो 324 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 11, तो ये हो जाता है 198। ठीक है, और 384 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 7, तो ये हो जाता है 126। ठीक है, ये वैल्यूज मिलेंगे। अब इसका रेशियो जरूर इतना होना चाहिए, 11:7 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितने से डिवाइड क्या होगा, ये यहाँ पर डिवाइड हुआ है आई थिंक 18 से। ठीक है, तो 18 से डिवाइड करने से ये 7 होता है, और 198 डिवाइडेड बाई 18 करने से 11 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी देखोगे तो थोड़ा सा इसमें देखो टाइम ज्यादा लगेगा, इस पे चेक करोगे ना हो जाएगा, इस पे चेक करोगे ना हो जाएगा, इस पे चेक करोगे देन अगेन आंसर नो होगा, और ये आंसर में टिक टिक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर ऐसा लगता है क्या पता सही हुआ कि नहीं, तो फिर तुम लोग ऐसे चेक करो कि वैल्यूज कितने होते हैं, और उसका रेशियो 11:7 हो रहा है, इसका मतलब नन ऑफ दिस तुम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो ये आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब तुम लोग अपने आप को रेडी करो कि किस तरह से तुम लोग मतलब कैलकुलेट करना चाहते हो, ऑप्शन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो या सॉल्व करके ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, जिसमें जो जिस तरीके से सही आंसर दे सकते हो वो ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 तक हो गया हम लोगों का, ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। यहाँ पर 25 तक क्वेश्चंस है, तो जो भी मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया है। तुम लोग इससे कैलकुलेशंस करके देख सकते हो। नेक्स्ट दिन जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम लोग जरूर करो, इसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास टाइम बचेगा, देन हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। और तुम लोग एक एक रिक्वेस्ट है, प्लीज तुम लोग कॉपी में लेकिन लिखो, अगर नहीं लिखोगे तो बहुत मुश्किल में पढ़ोगे जब एग्जाम टाइम आएगा, इतना हम बोल सकते हैं। ठीक है, और हम चेक भी करेंगे तुम लोग लिखते हो कि नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये हम शेयर कर देंगे पीडीएफ।